भारती। सेहतनामा। श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आमतौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धूरत, जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए। मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ। तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है ये माध्यम से। तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल, इसमें ये चीजें डाल दो। ये कितना खतरनाक लग रहा है। यहां से बातचीत शुरू करते हैं। बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है। लेकिन बतौर विशेषज्ञ ये आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें। अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20 से 22 हजार है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1 लाख के ऊपर है। तो इस पर से आप समझ ज्यादा है। यस जी जी। तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है, उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है। कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को, तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था। एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरिया अटैक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया, लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा, वो दिखाएगा। जमाल गोटा एक इरिटेंट है। इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें। उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं, हाँ, पर थोड़ा संभाल के। बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बहुत संभाल के। बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है, वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं। सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुंह से जब होते हैं जी, आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक
लगाइए। वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा। यस, काफी बड़ा हो जाएगा। जी, आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जरा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है। तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहाँ जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा। बिल्कुल, है ना? तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए? मैं कर दूं? आप कर दीजिए। हम सब उस्ताद हैं फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं। हाँ। इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है? क्या? बालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं? हेयर फॉल, हेयर शेडिंग। आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है। मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है। और जब बाल में टक्कल, बालनेस दिखाई देता है, तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है। जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है तो बालनेस कभी दिखाई देता है। 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है। ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई। बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है। आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है, तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है? तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूँ तो रफली 30, 40, 50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है। मैं नहीं मानती हूँ जी, क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके, तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए। बिल्कुल। और गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी। 3 महीने के कितने हो गए? तो 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए, 40-50 लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए। आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहा है। और पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता है क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं। पर जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे। कुछ दिन तक आ रहे हैं और महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है। इसको नॉर्मल नहीं कहा जाता है जी। तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बहुत कॉमन चीज है। ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं। ये जो आपने टर्म यूज की, हाँ, ये क्या है? ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखा जाता है। ब्लू कलर की रोशनी में नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें। तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं। उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है
इंडिविजुअल बालों की मोटाई वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है। दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो ये जो इनिशियल साइन होता है बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू। सिंपल चीज है, एक आपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं। बिल्कुल। तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है। तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है। जी बिल्कुल। जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन। ये समझने की बात है। ये समझने की बात है। तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट। तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के। डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है ट्राइकोलॉजिस्ट। ओके। एक डिग्री नहीं है। जी जी। हाँ। अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं। ओके। तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट आप बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट may not be the ideal doctor for your hair. You have to see that उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं। जी जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं 40 से ऊपर और 40 के नीचे। बिल्कुल। तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है? वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है। जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है, उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं 40 से ऊपर और 40 के नीचे। बिल्कुल। तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है? वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है। जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है, उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी की वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं। और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं कि किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है। बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में। जी। आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस और उसका असर बालों पर जाता है। बिल्कुल जी। महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है, ये बताएं। महिलाओं में पीसीओडी नाम सुना, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है। तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी पीसीओडी हो जाता है। ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है जी, क्योंकि चलना नहीं है,
गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल, जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने का चल के जाते थे, करेक्ट, रिक्शा के पैसे बचाते थे। बढ़िया तो बात हमारा बोली। चलना हो जाता था, बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो पीसीओडी और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होके उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि पीसीओडी है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा। जी जी, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल। पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस? नहीं, 40 साल के 50 साल के लोगों को होता था। अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया। जी, ये बहुत आज के जमाने की चीज है। यस। और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है। क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं। जी, जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है। एक तरह से आप जो हैं वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि Yes. भाई अगर खान पान ठीक नहीं किया तो इसका सभी असर। चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रोल एक पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शिकाकाई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं। हाँ। और वो तरह तरह की चीजों, दादी नानी के नुस्खे अपनाने लगती हैं। दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहां हेयर फॉल होता है। उसको कैसे टाला जा सकता है? उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के। ओके, मतलब वो मेडिसिन अलग है। आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टेक हार्मोन थेरेपी। आप एस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं बोलो, खाना, फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा। ओके। तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है। पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं और वहां उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाईज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए। वो समझना जरूर है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है, इस उम्र में तो सबका होता, हमारा भी हुआ था। बिल्कुल, यही डायलॉग होता है। जी जी जी। तो इसको कैजुअली नहीं हाँ, लेना। इसको कैजुअली नहीं लेना है। आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है। वही जो मैंने पहले बताया। एक बार फिर बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए। महिलाओं में 30 से 40 बाल, या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30-40 के ऊपर, रोज एक आध बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को। बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई, जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी, रीठा, शिकाकाई, चाय पत्ती, जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना घरों में? मेहंदी, रीठा, शिकाकाई ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, पैस का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है। अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं, उल्टा हो जाएगा। इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के और उनका इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लासिबो जैसे भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बोतल दी है और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे, और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके। आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे। तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा। यस। सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का। बिल्कुल। तो ये तो हम नहीं देखते। हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया,
या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माई माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, ऑल इज वेल। जी, यू विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक गाने की बारी है। न झटको पानी। मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं? बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं। हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है। ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे हैं। वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है। कई बार कुछ लोगों को बुखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद, तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बाल्डनेस से अलग है। यस, तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है या कोई भी वायरल बीमारी हुई है, पेशेंट भूल जाते हैं। कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है। ओहो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे? यस। आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था। 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है। जी जी जी। तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है। ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। यस। तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है। हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है या कोई भी वायरल बीमारी हुई है, पेशेंट भूल जाते हैं। कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है। ओहो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे? यस। आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था। 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है। जी जी जी। तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है। ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। यस। तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है। तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और सभी बीमारी को नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर की वजह से भी हेयर शेडिंग होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है, उसका असर आपका मेटाबॉलिक। ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और सभी बीमारी को नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर की वजह से भी हेयर शेडिंग होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है, उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर, वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी। कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ। ओहो, तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे। नहीं 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ। इन अ मंथ है? इन मंथ। ओहो, इन अ मंथ। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल। 12 सेंटीमीटर साल में। हाँ, तो 10 साल में
तो आप करिए तो नहीं ये हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल हाँ, कुल तो मिला वॉल्यूम नहीं बढ़ती है। ओ हो आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं, लेकिन वो थिन रहेंगे। वो थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे जी। तो वही कहना है, वापस शेडिंग को पहले रोकिए। हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए। बिल्कुल, बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। यस, बढ़िया गाना, कैफी आजमी का है। तो ये जुल्फ अच्छी होनी चाहिए। हाँ, जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत। और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत, और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है कि 2 महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं। डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है जी। अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉइंग योर वर्क। मानसिक अवस्था क्या है? हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से, तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है, पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना। नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी। तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए, और यहाँ तो उल्टा दिन भर का खाना रात को हो रहा है। हाँ, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी की वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है, लाइनिंग, वो खराब होने चालू हो जाती है। यस यस, बिल्कुल। हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए। ये जो रिदम है, जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ जब ये रिसर्च किया हुआ है, इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब मैच होती है, जिसको हम सर्काडियम रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिजोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा। अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा? बिल्कुल। और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे, 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है। 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है। चिंता की बात है। चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका? जी सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है। अब मुझे लगता है एक गाना करते आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है। या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है जी। और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है? बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है। स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है। कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो बिल्कुल बिल्कुल किसी कारण से अच्छी नहीं है ना। इवन पैसिव स्मोकिंग, कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं, तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर। बिल्कुल। अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे
ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है। ये कितना बड़ा भ्रम है? बहुत बड़ा भ्रम है जी। आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है जी। तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, पर सेम जीन से बंधे हुए हैं जी, फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है। एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये समझने की जरूरत है। तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है। तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल, है ना? यस। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए श्रोताओं, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले।